हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग दोस्तों अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी आज हम दूसरी कड़ी लेकर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक का हम लोग अपने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे देखते हैं और आज का पहला सवाल है, स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। यानी निम्नलिखित में से जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। आपके सामने विकल्प हैं तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वच्छ जल समुदाय में जो लैटिक आवास होता है, एक तरह से कहा जाए जो पर्यावरणीय आवास होता है, उसके अंतर्गत आर्द्र भूमि, तालाब, झील आदि को क्या होता है, शामिल किया जाता है। तो हमारा विकल्प देखा जाए इसमें ए विकल्प बन जाएगा, तालाब और दलदल भूमि। यानी हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर 1 होगा, तालाब और दलदल भूमि। निश्चित देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? यानी जो गंगा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? तो हमारे सामने विकल्प है मानसूनी वन, सुंदर वन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति वन। तो जो गंगा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहते हैं? सुंदर वन डेल्टा। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो सुंदर वन का डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, जो वहाँ वन उगते हैं, उन वनों को हम क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। तो जो गंगा डेल्टा में मैंग्रोव पाए जाते हैं, ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? सुंदर वन डेल्टा कहते हैं। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, यानी सुंदर वन कहते हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विकल्प है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंख मिट्टी। तो भारत में अगर सर्वाधिक मिट्टी की बात करें, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाई जाती है। यह भारत के लगभग, अगर हम बात करें, लगभग 40%, यानी 40% भाग पर भारत के यह मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? यानी जो कपास की खेती की जाती है, किस मिट्टी में अधिक उपयोगी होती है उसके लिए? तो आपके सामने विकल्प हैं रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। कपास को उगाने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह कौन सा मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। इसका जो विस्तार भारत में पाया जाता है, खास तौर पे ये दक्कन क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। इन क्षेत्रों में क्या है, कपास का अधिक उत्पादन होता है, जहां काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम रेगुर, यानी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात अगर हम कर लें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। यानी जब ऊंचे यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो लेटराइट मृदा पाई जाती है, वह किस प्रकार की पाई जाती है? अगर हम इनको तब मृदा को लेटराइनी मृदा को संरचना की दृष्टि से अगर हम बांटते हैं तो इनको दो तरह से होता है, एक क्षारीय मृदा होती है और एक अम्लीय मृदा होती है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटराइट मृदा होती है, इसकी रचना कैसी होती है? क्षारीय होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है या संतुलित होती है? जो ऊंची क्षेत्र पे लेटराइट मृदा पाई जाती है, उसकी जो रचना होती है वह किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकार की होती है। यानी अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी क्या होती है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट प्रकार की पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है?
अगर हम सीधे सीधे बात करें, भारत में लेटराइट मृदा जो है मुख्य रूप से किस भारत के राज्य में एक तरह से संघनित है, या हम उस तरह से कहा जाए स्थापित है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बस्तर का पठार में। यानी अगर हम इसकी लेटराइट मृदा की अधिकांशता जहां ये स्थित है या सिचुएटेड हैं, वह कौन सा एरिया है? मालाबार का तटीय क्षेत्र। यानी जो लेटराइट मृदा है वो अधिकांश क्या होता है, जो मालाबार यानी केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन्हीं भागों में अधिकांश जो मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की मृदा होती है? लेटराइट प्रकार की मृदा होती है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या कौन सा हो जाएगा? मालाबार तटीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर हम 27 की अगर बात करें, खरीफ की फसल काटी जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो खरीफ की फसल है इसकी कटाई कब हम करते हैं। अगर हम आपके सामने हम मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के आरंभ में या जून के आरंभ में, अगर हम भारत के फसलों का जो क्रम देखते हैं, भारत में 3 सीजनी फसलों उगाई जाती हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वह मुख्यतः जून और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और शुरुआती नवंबर के आसपास इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। यानी नवंबर के आरंभ में जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी कटाई की जाती है। अगर इनकी बुआई की बात करें तो ये जो हैं जून या जुलाई में इनकी बुआई होती है। खास तौर पे रबी की खरीफ की फसलों में धान की बुआई करते हैं हम लोग, और गन्ने की बुआई भी कह सकते हैं, एक तरह से कहा जाए जूट की भी बुआई करते हैं। तो अधिक जो फसलें बोई जाती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं? खरीफ की फसल कही जाती हैं। अगर हम रबी की फसल की बात कर लें, यानी रबी की जो फसल होती है वह मुख्यतः शुरुआती दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। और रबी की फसलों के अंतर्गत जैसे जौ हो गई, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, आदि फसलों की हम वो लोग बुआई करते हैं। अगर इसी बात की करें, जो अप्रैल से लेकर जून तक का जो फसलें हम लोग बोते हैं उन्हें हम जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल के अंतर्गत खीरा, तरबूजा या तरबूजा के अंतर्गत हम खीरा, ककड़ी, तरबूजा रखते हैं जो जायद के फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खरीफ की जो फसल की कटाई होती है वो नवंबर के आरंभ में यानी 1 से 15 नवंबर तक का इसकी कटाई लमसम कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, लंबे रेसे फसलें कौन सी, यानी लंबे रेसे वाली फसलें कौन सी हैं? जैसे जूट, गन्ना, अलसी। यानी जो गन्ना होता है इसमें हम लंबे रेसे नहीं पाते हैं, इसलिए विकल्प हमारा ये नहीं होगा। दूसरा विकल्प हम बात करें, कपास, मक्का, तमाकू। तमाकू में भी हम लंबा रेसा हमें नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प बी भी हमारा नहीं होगा। कपास, सन, जूट, यानी कपास में भी लंबा रेशा पाया जाता है, सन की जो फसल है उसमें भी लंबे रेशे पाए जाते हैं, और जो जूट की फसल है उसमें भी क्या होता है? लंबे रेशे पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? जो दालचीनी होती है, जो कभी कभी मसाले के रूप में या ड्राई फ्रूट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे किस दालचीनी जो होती है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से या छाल से? जो दालचीनी प्राप्त की जाती है भारत में या कहीं भी, वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? इसकी छालों से प्राप्त की जाती है। यानी दालचीनी जो हमें प्राप्त होती है उसकी छाल से हमें प्राप्त होती है, दालचीनी की हमें प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होता है? यानी जो सागौन का पेड़ है, वृक्ष है, ये भारत के अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यही बात आपसे पूछ रहा है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, मध्य भारत में पाए जाते हैं, असम तथा मेघालय में पाए जाते हैं। तो सागौन का जो वृक्ष होता है यह भारत के मध्य क्षेत्र में, खासतौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में इनकी क्या होता है? अधिकांश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सागौन के जो वृक्ष होते हैं अधिकांशता पाए जाते हैं। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यानी जो सागौन का बहुत मात्रा में, अधिकतर मात्रा का मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है।
अगर या हम ये कह लें, भारत का कौन सा राज्य है जो मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। तो हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बी जो है, केरल जो है, भारत का मसालों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो मसाले पैदा होते हैं वो भारत के केरल राज्य में पैदा किए जाते हैं। इसीलिए इसे उपनाम मानी मसालों का बगीचा नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी किसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का जो कटोरा है वह अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यानी जो उत्तर प्रदेश है, इसी में चीनी गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्र भी पाया जाता है, और सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ही करता है। लेकिन अगर चीनी उत्पादन वर्तमान में देखें तो चीनी उत्पादन में शायद वर्तमान में कौन सा राज्य आ गया है? महाराष्ट्र आ गया है। लेकिन गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्र जो होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वह किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, जिस कारण उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर हम बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की बात करें, तो जो भारत में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। यानी गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात कर लें सर्वप्रथम, तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी जो त्रिवेणी नहर बहती है वो खास तौर पे ये बिहार में बहती है, तो इस नहर में किस नदी से पानी लिया जाता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से या मयूर रच्छी नदी से? मयूरा रच्छी नदी से इसमें पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है यह मुख्यतः बिहार में बहती है, और इसमें जो पानी आता है वह किस नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, और जो सोन नदी है यह मध्य प्रदेश के से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहता है? यानी भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? अगर चावल के कटोरे की बात कर लें, केरल में, कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में या तमिलनाडु में, जो भारत का चावल का कटोरा है वह छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। यानी चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करता है वह कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अभी बीच में गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र की तरफ, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश प्रथम आ गया है, और द्वितीय पर जो है महाराष्ट्र गन्ने का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टिस पेड़ से, सिनकोना पेड़ से, नीम के पेड़ से, सिकोइया पेड़ से? तो जो कुनैन की प्राप्ति होती है वह किस पेड़ से होती है? कुनैन। यह हमें जो अति महत्वपूर्ण बीमारियों से सुरक्षा करता है कुनैन, खासतौर पे बीमार से। यूकेलिप्टिस पेड़ जो होता है इसे हम भारत में पर्यावरण का आतंकवादी पेड़ कहा जाता है, क्योंकि ये जिस जगह लगाया जाता है वहाँ की अधिकांश नमी को यूकेलिप्टिस पेड़ क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, इसीलिए पर्यावरण का इसे आतंकवाद कहा जाता है। अगर नीम के पेड़ की बात कर लें, या अति महत्वपूर्ण औषधि तत्वों से भरपूर होता है। सिकुनोना पेड़ कुनैन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38 की अगर हम बात कर ले। क्वेश्चन नंबर, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? यानी जो गन्ने का उत्पादन होता है कितने माह में या इस फसल को तैयार किया जाता है? तो इस फसल को, गन्ने की फसल को 12 माह में तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का सर्वाधिक
पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी जो पटसन उत्पादन का सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है, तो वह होता है पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिमी बंगाल में जो पटसन उत्पादक है वह सर्वाधिक किया जाता है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? अगर क्षेत्रफल की बात करें, जो भारत में सर्वाधिक जूट उगाया जाता है जिस सबसे ज्यादा एरिया पे, तो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात कर लें तो ये बिहार में उगाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।